हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जो है हम लोग बल के कुछ नियम पढ़े थे कि बल कितने प्रकार की होती है, बल की परिभाषा पढ़े थे और गति कितने प्रकार की होती है, बल की ऐसे मात्रक क्या होता है। चलिए, आज की टॉपिक है कि जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो, अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि एक एग्जांपल के साथ किसी पेड़ को जोर से धक्का देने पर पेड़ पर लगा फल उस पर लगे जड़त्व के कारण टूट जाता है या फिर टूटकर नीचे गिर जाता है। दोस्तों, जड़त्व एक्चुअल में किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जड़त्व का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का उसकी गुण, उसकी ढीठपन, वह चाहेगा कि नहीं हम पहले की अवस्था में ही रहे, अपनी दूसरी अवस्था परिवर्तन करने से वह विरोध करेगा, उसकी ढीठपन होती है वो। ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण जो है जड़त्व के कारण फल टूटकर नीचे गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एक नोट है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, किसी वस्तु का जितना वजन अधिक होगा, उस पे जड़त्व उतना ही अधिक लगेगी या फिर होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको एक सड़क पे फुटबॉल मिला, अब उस पे कुछ बल लगाए और उसका परिवर्तन हो गया, स्थान में परिवर्तन हो गया, वह विरोध किया लेकिन आप उसके जड़त्व से अधिक बल लगाए जिसके कारण वह परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसके स्थान में परिवर्तन हो गई। लेकिन उसी रास्ते पर एक कार आपके सामने खड़ा है और आप वहां पे उतना ही बल के साथ उस पे एक फोर्स लगाए, जोर से उस पे धक्का दिए उतना ही बल के साथ, तो क्या वह कार अपनी अवस्था को परिवर्तन कर दूसरी स्थिति में चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी वजन अधिक था उस फुटबॉल की अपेक्षा, तो उसमें जो है जड़त्व उतना उससे ज्यादा होगी, उससे अधिक होगी, तो वह अपनी जड़त्व में अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करेगी और वह विरोध करके वह अपनी उसी अवस्था में रहेगी क्योंकि हम उस पे अधिक फोर्स नहीं लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, उस वस्तु का जड़त्व कितना क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि जड़त्व का प्रकार। अब जड़त्व कितने प्रकार की होती है, जड़त्व भी कई कैटेगरी का होता है, अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जड़त्व जो होता है, पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। मतलब कि जड़त्व को 3 भाग में बांटा गया है, पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा जो है दिशा का जड़त्व। दोस्तों, पहला नंबर जो यहाँ पे देखिए कि विराम का जड़त्व किसे कहेंगे। इस प्रकार के जड़त्व के कारण जो है वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। दोस्तों, ऐसा जड़त्व होता है जिसमें वस्तु जो है ना विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगा, वह गति की अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसी बस या रेलगाड़ी को अचानक खुल जाने पर उसमें बैठे यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाती है। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में भी देखे होंगे कि अगर हम ट्रेन में बैठे, रेलगाड़ी में बैठे और वो अभी विराम की अवस्था में है, तो ठीक है, हमारा बॉडी एकदम विराम की अवस्था में, लेकिन जैसे ही वह चलना प्रारंभ करेगी तो हमारा बॉडी चाहेगा कि हम विराम की अवस्था में ही रहे, लेकिन वह आगे बढ़ती है तो हमारा बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा वही बात है कि किसी बस या रेलगाड़ी को अचानक खुल जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं कि कंबल को तेजी से झटकने पर धूलकण निकलने लगती है, क्योंकि कंबल में जो धूलकण बैठे रहते हैं वो विराम की अवस्था में रहता है, लेकिन उसको जोर से झटकने पर वह उसकी जो है जड़त्व के कारण उसकी अपनी अवस्था को परिवर्तन करते हुए भी, विरोध करते हुए भी परिवर्तन का उसे निकलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपकी जड़त्व के प्रकार और प्रथम नियम, जड़त्व का प्रथम विराम का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का टॉपिक आपका है गति का जड़त्व। दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए, आपको गति का जड़त्व जो है ऊपर से समझाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि गति का जड़त्व हमने यहाँ नोट कर चुके हैं कि यहाँ गति का जड़त्व किसे कहेंगे और दिशा का जड़त्व किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में, यहाँ ध्यान दीजिए कि इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है।
उस वस्तु में एक समान गति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब गाड़ी एकाएक रुक जाती है तो वस्तु जो है आगे की ओर झुक जाती है। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जब चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर झुक जाना, ये किस जड़त्व का नियम है? तो गति के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किस जड़त्व का उदाहरण है? गति के जड़त्व का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिएगा दोस्तों कि दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई धावक दौड़ता है तो वह एकाएक नहीं रुकता है, वह कुछ दूरी पर जाकर के उसके बाद रुकता है। एंड पॉइंट होने के बाद वह कुछ दूरी और दौड़ता है, फिर धीरे धीरे उसका गति कमता है और उसमें फिर वह बाद में जाकर रुकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यही बात है कि दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है एकाएक रुक नहीं सकता और एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही आ जाता है। दोस्तों अगर एक बात, हम लोग ट्रेन में जब रहते हैं, मान लीजिए चल रही ट्रेन जो है चल रही है, अब वहां पे हम बॉल उछालेंगे तो वह हवा में रहेगा उस टाइम, तो ट्रेन के साथ वह क्यों उछालने वाले के हाथ में चला आता है? तो वह जो है गति के जड़त्व के कारण जो है उछालने वाले के हाथ में ही वह बॉल आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है कि दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? इस प्रकार के जड़त्व में वस्तु जो है अपनी दिशा का विरोध करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम किसी बस में है और वह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रोड है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ऐसे रोड रहेगा, रास्ता जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और हमारी जो है बस यहाँ पे है, यहाँ पे चल रही है। दोस्तों जब यहाँ पे बस इस साइड झुकेगी तो उसके अपोजिट हमारा जो है हम जो है उस साइड झुकेंगे, और जब बस इस साइड आएगी तो हमारा बॉडी इस साइड झुकेगी, फिर बस जब इस साइड मुड़ेगी तो इस साइड हमारा बॉडी जो है, हम लोग जो है इस साइड झुकेंगे। क्यों? यह जो है हमारा बॉडी जो है या कोई भी वस्तु जो है दिशा का जड़त्व के कारण वह अपने स्थिति को परिवर्तन, दिशा को परिवर्तन करने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, अपने दिशा को परिवर्तन, इधर गाड़ी इधर गया तो हमारा बॉडी इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वह जो है यहाँ पे देखिए दिशा का जड़त्व के कारण जो है वह अपने दिशा बदलने का विरोध करता है, उसी कारण जो है गाड़ी इधर जाता है तो हम उधर साइड मुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप जल्दी से नोट कर लीजिए दिशा, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। हम एक बड़ा चैप्टर है, एक संवेग है, उसे हम समझाते हैं, उसके बाद जो है आपको न्यूटन के द्वितीय नियम पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी नोट कीजिए इसे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि संवेग का जो है पूरा परिभाषा हम नोट कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संवेग कहते किसे हैं। संवेग का परिभाषा तो आप पढ़ लीजिएगा, वो कौन सी राशि है, उसका ऐसे मात्रा क्या होती है, ये सारी बात आप समझ जाइएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि संवेग किसे कहते हैं। दोस्तों एक बात को इमेजिन कीजिए आप कि आपकी ओर एक बॉल आ रही है, कोई पिंड आ रहा है, कोई वस्तु आ रहा है। ठीक है, अब आपको उसे रोकना है। आप उसे कितने फोर्स, कितने बल लगाकर, कितने एनर्जी लगाकर उस वस्तु को रोक रहे हैं, उसे ही हम संवेग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपके इधर एक वस्तु आ रही है, एक गोल आकार की वस्तु आ रही है। अगर ये अधिक द्रव्यमान, इसमें अधिक वजन होगा तो आपको रोकने में प्रॉब्लम होगी, या इसमें कम द्रव्यमान होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप बोल सकते हैं कि मैम इसमें अधिक द्रव्यमान जब होगा तो हमें रोकने में कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब हमारी ओर कोई वस्तु आ रही है तो उसमें जब अधिक द्रव्यमान होगा, वो अधिक वजन की होगी तो हमें रोकने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान मास अधिक होगी तो हमें रोकने में प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे वो वस्तु जो हमारी इधर आ रही थी, ठीक है, उसमें अधिक वेग से आ रही होगी तो उसे रोकने में हमें प्रॉब्लम होगी, या फिर कम वेग से आ रही वस्तु को हमें रोकने में प्रॉब्लम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि अगर अधिक वेग से आएगी तो हमें उसे रोकने में कुछ परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे वो वस्तु जो है अधिक वेग से आएगी तो हमें उसे रोकने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों इसी दोनों के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहेंगे। यहाँ परिभाषा पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसके द्रव्यमान, उस पिंड की, उस वस्तु का द्रव्यमान, मास एवं उसकी वेग, उस दोनों के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। आई बात समझ में
कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में वेग की गुणनफल, दोनों की गुणनफल किया जाए तो उसका संवेग कहेंगे। उस वस्तु की क्या होगी? संवेग कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि संवेग की एसआई मात्रक जो है केजी मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि केजी द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और उसका वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए संवेग का एसआई मात्रक जो है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अब कोई वस्तु जो है उसे रोकने के लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि वस्तु किस ओर से आ रही है, मतलब उसमें किसी दिशा का जो है बोध किया जाएगा कि वह किस दिशा से आ रही है। हमें दिशा की पता होनी चाहिए कि वह किस दिशा से आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा सदिश राशि का नियम कहता है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कि यह संवेग क्या हो जाएगी? संवेग एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को m मान लिया जाए और वेग को v मान लिया जाए, वेग को क्या मान लिया जाए? v मान लिया जाए, तो हमारा संवेग क्या होगा? दोस्तों फॉर्मूला है कि यहाँ पे परिभाषा देखिए, परिभाषा से ही तो फॉर्मूला बनता है, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल, तो उसके द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, क्योंकि संवेग को अगर हम S से डिनोट करते या फिर M से डिनोट करते तो M से मास होती है, हम पहले से ही द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, इसीलिए संवेग को हम P के द्वारा डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को M और वेग को V, तो P बराबर हो जाएगा M इंटू V। ठीक है दोस्तों, तो संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा कि संवेग के घटने या बढ़ने के दौरान दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपने जीवन में संवेग का क्या उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल को एक ही बार में तोड़ देना। अब कराटे के खेल में जो है खिलाड़ी जो है एक ही बार में टाइल को तोड़ देता है, वह संवेग के नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ देखिएगा बात कि क्रिकेट बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर पकड़ते समय हल्का पीछे की ओर खींचता है बॉल के साथ। उससे क्या होता है कि संवेग का कुछ नियम उस पर लागू होता है, जिसके कारण हाथों में कम चोट लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कैच करते समय जो है बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी जो है हाथ नीचे की ओर करता है, वह किस नियम को पालन करता है? तो संवेग के नियम को पालन करता है। दोस्तों एक और देखिए कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पके फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगता है, ये भी क्या है? एक संवेग के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ये जो संवेग का चैप्टर था इतना ही था, और चलिए आगे है न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ जल्द से आप नोट कीजिए और न्यूटन की गति की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। यह परिवर्तन जो है बल के दिशा में होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम संवेग का नियम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर कैसे होती है ये आपको समझना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान लीजिए एक टेबल है या एक सड़क है। ठीक है, एक सड़क है, उस पे एक वस्तु जा रही है, एक वस्तु है और वह 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है। ठीक है, यह वस्तु सड़क पे 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है, और यहाँ एक ध्यान दीजिएगा कि यह वस्तु जो है ना, वह उसका द्रव्यमान जो है 1 kg है। उस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है और वह सड़क पे सीधे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसका वेग जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, और इस पे अगर हम पीछे से धक्का दे उस पे फोर्स लगाए, उस पे बल लगाए तो क्या होगा? यहां से हम इस पे 4 सेकेंड के लिए t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए इस पे अगर हम धक्का दे, बल लगा दे तो इसका जो है वेग अब हो गया, वस्तु तो 1 kg का ही रहेगा, लेकिन इसका यहाँ पे मान लीजिए कि 3 से अब 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब वह चलने लगा। क्यों? इस पे जब हम बाह्य बल लगाए, उस पे बाहर से धक्का दिए वस्तु पे, तो वह 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलने वाली वस्तु अब 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने लगा। ठीक है दोस्तों, और उस पे हम कितने समय के लिए धक्का दिए थे? तो 4 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
संवेग बराबर, दोस्तों यहाँ पे हम संवेग को सीधा P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होगा, तो पहला देखेगा इस वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल, तो 1 kg था और 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला, यानी P पहला जो है 3 kg मीटर पर सेकेंड, इसका संवेग पहला का संवेग जो है 3 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि पहला संवेग मेरा 3 मीटर पर सेकेंड 3 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। दोस्तों इधर का संवेग जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा P फाइनल संवेग क्या हो जाएगा, तो 1 kg का वस्तु है और मेरा 7 मीटर पर सेकेंड के वेग है, तो मेरा हो जाएगा दोस्तों फाइनल संवेग बराबर 7 kg मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहाँ से हम पहला का संवेग और दूसरा का संवेग ये दोनों हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में संवेग में परिवर्तन कितना का हुआ। संवेग में परिवर्तन दोस्तों अगर हम फाइनल संवेग से अगर प्रारंभिक संवेग को घटा दे तो मेरा परिवर्तन कितना का हुआ ये मेरा निकल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 3 kg मीटर पर सेकेंड घटा दिया जाए तो मेरा 4 kg मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संवेग में परिवर्तन को डेल्टा P से सूचित करते हैं। डेल्टा P से संवेग में परिवर्तन को डेल्टा P से सूचित करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अभी संवेग में परिवर्तन की दर निकालना है। संवेग में परिवर्तन की दर दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब ये हुआ कि ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ कितने समय में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अगर हम इस संवेग में परिवर्तन की दर यहाँ पे हम डेल्टा P बटा कितने समय t बराबर, तो ये फॉर्मूला हो गया संवेग में परिवर्तन की दर का कि डेल्टा P बटा t। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा P का मान आया है मेरा, डेल्टा P का मान 4 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और कितने समय में हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 4 सेकेंड तक हम धक्का लगाए थे, तो 4 सेकेंड, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेरा 1 kg मीटर और ये बटा में सेकेंड और यहाँ सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा संवेग में परिवर्तन की दर निकल के आ गया। दोस्तों ये सारी बात आपको समझाया गया, सारी न्यूमेरिकल जो है आपको समझाया गया केवल इसलिए कि न्यूटन के द्वितीय गति का नियम में सिर्फ यही छोटी सी बात एक बोला गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली बल के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये वस्तु जा रही थी 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है दोस्तों, उस पर हम बाह्य बल लगाए, जब तक इस पे फोर्स ना लगता, इस पे बाह्य बल ना लगाते, क्या ये 7 मीटर पर सेकेंड इसका वेग बढ़ जाता, 3 से 7 में परिवर्तन हो जाता? नहीं। तो यही बात है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली बल के समानुपाती होता है। जैसे कि जितना हम बल अधिक लगाते उतना ही इसका वेग जो है अधिक होता। अगर पहले 3 था, हम थोड़ा सा बल लगाए होंगे तो 7 हो गया, उससे और अधिक अगर बल लगाते तो यह 10 भी हो सकता था, 7 की जगह पे 12 भी हो सकता था। तो इस पे बल लगाने पर मतलब उसके बाह्य बल जो लगाए और उसका जो है लगने वाली उस पे संवेग में परिवर्तन की दर दोनों की समानुपाती, दोनों समान अनुपात में होगा। क्यों? जितना अधिक बल लगाएंगे उसमें संवेग में परिवर्तन की दर उतना अधिक होगी। ठीक है, यही बात जो है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में बोला गया है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होगी। दोस्तों यहाँ पे बताइए कि अगर हम यहाँ पे फोर्स इस साइड की ओर लगा रहे हैं तो क्या वस्तु इधर जा रही है? नहीं, इससे बल की दिशा में ही जा रही है। जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस साइड हम बल लगाए हैं उसी दिशा में स्पीड हो गया है, उसकी वेग और अधिक हो गई है। तो लास्ट का जो ये लाइन है यहाँ पे कर लीजिए कि यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है,
यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि इस साइड से हम फोर्स लगाए और ये और इधर साइड की वेग स्पीड हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए द्वितीय नियम आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा नियम समझा देंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।